तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, जहां आपकी रैंक जा रही थी 300, वो रैंक आपकी उठते हुए अंडर 100 आएगी। भी 1 से लेके 100 रैंक के अंदर आई है, सभी में एक जो चीज समानता मैंने पाई, वो उनके पास था क्या, रेडीमेड कंटेंट। यूपीएससी हिंदी वही चैनल पर आपसे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मेंस स्ट्रेटजी की एक और वीडियो, यानी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो आपका चल रहा है उसकी एक और क्लास लेके आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि हम रेडीमेड नोट्स क्या होते हैं, उनको कैसे तैयार किया जाता है और इसका महत्व कितना होता है, और ये क्या करना जरूरी होता है, क्या हिंदी मीडियम में ये किया जाता है या इंग्लिश मीडियम में ये किया जाता है। तो हम सभी पहलुओं को बारीकी से जांचेंगे, ठीक है, चेक करेंगे सभी को, ठीक है। तो हम बिना समय गवाए हुए अब नेक्स्ट अगली बार को चलते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में एक ही चीज बोलना चाहूंगा आप सबसे कि इस क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक है। जितने अगर आप कमेंट कम करते हो, हमें क्या लगता है कि आपके लिए जो जो क्लासेस हो बन रही हैं वो हेल्पफुल नहीं रह रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें आने में देरी हो सकती है, ठीक है, क्लासेस में। तो आपका क्या करना है, आपको सब आपका एक ही काम है, आपका सब क्या, आपको कमेंट कर देना है क्लास के जस्ट नीचे, जैसे कि आपके लिए जितनी हेल्पफुल रही और कैसे हेल्पफुल रही, आपको क्या नया सीखने को मिला, आपको ये चीज कमेंट कर देना है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, वो टास्क आपको करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि वो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो हम बात करें 2026 के प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, तो हमने पहली जो सीरीज उठाई है वो उठाई हमने मेंस को लेकर, ठीक है। तो मेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सिलेबस डिकोडेशन के बारे में। सेकंड में बताया था कि मैंने नोट्स को कैसे बनाना है। अब मैं नोट्स का ही अगला पहलू ले आऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप नए अभ्यर्थी हो तो आप क्या कर सकते हो, यही वाली जो गाइडेंस सीरीज चल रही है इसको स्टार्टिंग से देख सकते हो, आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को भी देखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका देखना, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने नोट्स बनाना क्या सीख लिया है, ठीक है। मैंने बताया था कि कैसे कोचिंग नोट्स की हेल्प से आपको अपना नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। अब आपको रेडीमेड नोट्स कैसे बनाना है, वो नोट्स और रेडीमेड नोट्स में डिफरेंस होता है। वो रेडीमेड नोट्स क्या करना है, आपको अपने नोट्स को रेडीमेड नोट्स ही बनाना है, ठीक है। अब मैं बारीकी से बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। ये बात हो गई थी हमारी, ठीक है। अब रेडीमेड कंटेंट क्या होता है। अब आप अभ्यर्थी खड़े हो, ये बोल रहे हो, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि है क्या, बार बार चिल्ला रहे हो रेडीमेड कंटेंट है क्या, ये हमको बताओ। तो हाँ, मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। रेडीमेड कंटेंट का सीधा सा मतलब होता है, देखिए, आप यूपीएससी में तैयारी कर रहे हो, ठीक है। किसके लिए कर रहे हो, कि आप आगे जाके आईएएस आईपीएस बन जाओ, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर मोटिवेशन की बातें मत करो, सीधी सी बात पर आओ, ठीक है। आते हैं भाई। अब बात होती है हमारी क्या, इसके लिए हमको क्या करना है, यूपीएससी मेंस, क्योंकि यही है जो रैंक का निर्धारण करता है। मेंस के लिए हम पढ़ते हैं, पढ़ते क्यों हैं। अब देखिए, हर हर चीज का पहलू है। मैं इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी, ठीक है। मेंस के लिए पढ़ते हो, मेंस में हमको जाके करना क्या है, हमको पेपर देने हैं 9 पेपर, ठीक है। तो 9 पेपर में हमको लिख कर आना है, यानी लिखित होते हैं ये पेपर। आपको सभी को ये चीज तो पता है, ठीक है सर, ये तो हमको पता है, आगे बताओ ना। ये चीजें तो आप कॉमन बातें बता रहे हो, ठीक है। इन कॉमन चीज में से आपको स्पेसिफिक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, कि आपको क्या करना पड़ता है, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप जो पढ़ रहे हो, जो कंटेंट पढ़ रहे हो, उसको आप आंसर राइटिंग में उतारते हो, प्रैक्टिस करते हो और उन पेपर को देखे आते हो, ठीक है। लेकिन क्या आपका कंटेंट आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग होता है, नहीं होता है। आप कंटेंट को एज इट इज, जैसे कोचिंग नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आपके जो क्लास नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आपकी जो बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, ठीक है। आपकी जो बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आपके जो नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आपके जो क्लास नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो। लेकिन क्या आपका जो नोट्स है, जो आपका हैंड रिटन है, शॉर्ट नोट्स है, कोई भी नोट्स है, क्या वो आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग है। तो ये सर, ये क्या होता है आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं एक ही पहलू पर बात करूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। आंसर राइटिंग में अगर आपको बेसिक बेसिक जानकारी अभी हो तो क्या होता है, एक आंसर हम लिखते हैं, भले ही 2 प्रकार के हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 150 शब्द वाला जो कि 10 मार्कर होता है, और 250 शब्द वाला जो कि 15 मार्कर का होता है, ठीक है, 15 मार्कर होता है। इसमें सभी क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न को अपनाया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, टॉपर्स के द्वारा, ठीक है। कि स्टार्टिंग में इंट्रो लिखा जाता है आंसर में, फिर मेन बॉडी, और फिर इसमें क्या आपका कंक्लूजन, ठीक है। अभी आप जो कंटेंट पढ़ते हो, क्या उसमें ये चीज़ें डिफाइन है पहले से, कि अगर क्वेश्चन आया तो इंट्रो में मैं ये लिखूंगा। लेकिन सर, अब आप ये बोलोगे सर हमको पता थोड़ी है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, टॉपिक तो आपको पता है ना। आपको ये तो पता है ना कि सुशासन, या मैं आपसे टॉपिक बोलूँ सतत विकास, कि सतत विकास से क्वेश्चन आना ही है, हर साल आएगा, डायरेक्ट आए इनडायरेक्ट आए,
और होता क्या है, हर एक 2 साल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है सतत विकास के बारे में। हो सकता है डायमेंशन अलग-अलग पूछे जाएँ, जैसे सतत विकास के संबंध में समस्याएँ क्या हैं? किसी चीज़ से जोड़ कर पूछे जाए, जैसे कि कॉप 29 में क्या बात की गई है सतत विकास के बारे में? सतत विकास को लेकर भारत की रणनीति क्या है? कौन-कौन सी पॉलिसीज़ हैं? मतलब अलग-अलग डायमेंशन पूछे जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक यूपीएससी पूछता ही है। तो क्या हमको टॉपिक तो पता है ना? हमको क्वेश्चन नहीं पता है, हमको प्रश्न नहीं पता है, लेकिन हमको टॉपिक पता है। अरे सर, हो सकता है हम आपको पता हो लेकिन हमें तो नहीं पता। आपके मन में ये सवाल, ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे। हम कुछ 1-2 क्लासेस के बाद क्या लाएँगे, हम सिलेबस डिकोड की पूरी क्लासेस लाएँगे और वो भी सब्जेक्ट वाइज़। आपका काम मैं करके दूँगा पूरा। कैसे? कि हम हर एक टॉपिक में डिकोड करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे पीवाईक्यू का, पूरे सिलेबस का, और कुछ प्रेडिक्ट भी करेंगे कि यहाँ इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो उन क्लासेस में मैं आपको ये बता दूँगा कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी मेंस 2026 में। और यकीन मानिए मैक्सिमम 80 से 90% पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आए और ये कंटेंट लिमिटेड रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? अभी आप जो पढ़ते हो वो लिमिटेड नहीं होता है, मैक्सिमम कंटेंट होता है, ठीक है? आपने बहुत सारे लोग हैं उनके मुँह सुना होगा कि ये यूपीएससी वो अथाह सागर है। अथाह सागर बिल्कुल नहीं है। जो समझ रहा है ना अथाह सागर है, वो एग्ज़ाम से और दूर हो रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी गलत है। लिमिटेड कंटेंट है, कुछ नोट्स पढ़कर ही काम हो जाता है, आपको बुक्स भी नहीं पढ़नी है, ठीक है? मैंने प्रीलिम्स के लिए भी यही बोला था और जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट भी पाया, ठीक है? और जो भटकते रह गए वो भटकते अभी भी भटक रहे हैं, ठीक है? अब इस पर मैं बाद में बात करूँगा कि सिलेबस डिकोड को लेकर अगली क्लासेस में, ठीक है? अब बात क्या होती है जैसे कि मुझे पता है कि सतत विकास से क्वेश्चन आना है, या मैं देखिए सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा, ये टॉपिक है आपका इकोनॉमी का। मैं बात कर लेता हूँ आपसे किसका? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? धर्मनिरपेक्षता, या इसको आप पंथनिरपेक्षता ही बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ आपसे क्या, क्षेत्रवाद। मैं आपको एक टॉपिक और देता हूँ, नगरीकरण। क्या मैं आपसे ये 3 टॉपिक्स बोलता हूँ, क्या आप ये बोल सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा? बल्कि अगर आपको सही नॉलेज होगी, अगर आपको पढ़ते हुए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अगर आप सही दिशा में तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि इन तीनों टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस में ये कीवर्ड्स, या मैं आपसे बोलूँ कि ये शब्दावली है वो दी हुई है, ठीक है? तो क्षेत्रवाद से, नगरीकरण से, धर्मनिरपेक्षता से और एक लैंगिक समानता से, ठीक है? तो लैंगिक जो मुद्दे हैं, उनसे क्वेश्चंस हर साल आने ही हैं। हर साल हो सकता है मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिनिमम 1 से लेके 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से आने ही हैं। अब उस टॉपिक को मैं ऐसे तैयार करूँगा कि क्वेश्चन कोई-सा भी आ जाए, मेरे पास बना-बनाया हुआ क्या कंटेंट होना चाहिए। अब ये बना-बनाया हुआ कंटेंट क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं रेडीमेड कंटेंट, ठीक है? ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि हमको उसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में रेडीमेड कंटेंट को तैयार करना है, कि हम क्या करना है, ठीक है? अब थोड़ा-सा डेप्थ में समझ में नहीं आया, कि ऊपर-ऊपर समझ में आ गया, ठीक है? चलो डेप्थ में भी समझा देते हैं आपको। अब होता क्या है, आपको एक चीज़ बताऊँ, वो क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या करते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, रैंक में कहाँ दिक्कत आ रही है और सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम का? क्योंकि हिंदी मीडियम वाला अपने नोट्स को पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, लॉन्ग नोट्स होते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं पूरे का पूरा, क्योंकि आपके पास अगर आप यहाँ पे सीधी सी बात करूँ, मैं यहाँ पे आके आपके पास, जस्ट अ सेकंड, रेडीमेड कंटेंट होता है इंग्लिश मीडियम वाले के पास, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, उनके पास होते हैं प्रॉपर जो नोट्स बनाए जाते हैं क्लास में, ठीक है? उनके पास है क्लास नोट्स, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जीएस 1 का पेपर देते हो, ठीक है? सुबह पेपर है, दोपहर को जीएस 2 का है। क्या आप जीएस 2 को बीच में जो टाइम मिला है 2 घंटे में, उसको रिवाइज़ कर सकते हो? या उसके 1 दिन पहले अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आप रिवीजन कर सकते हो? ठीक है, जीएस 2 का छोड़ दीजिए, जब आप घर पे आते हो जीएस 2 पेपर देने के बाद, अगले दिन आपको जीएस 3 और जीएस 4 का पेपर देना है। तो क्या आप रिवाइज़ कर सकते हो पूरी रात में? कोई ये वाला आप अपने जो नोट्स हैं, आपके पास एक ही सवाल, एक ही जवाब होगा, वो है नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारे नोट्स इतने शॉर्ट नहीं हैं और इतना रेडीमेड कंटेंट हमारे पास नहीं है। इसलिए तो हम वीडियो देखने आए हैं आपकी सर। हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हो और आप देखो, ठीक है? तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत होती है, वो जो पढ़ रहे हैं क्लास नोट्स में उसी को याद कर रहे हैं, उसी का रिवाइज़ कर रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में मेंस पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम पर क्या हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा कि आपको 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, इसमें आपको सोचना भी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप आंसर लिखना भी सीख गए ना तो सोचोगे कैसे? कंटेंट तैयार हो गया, आप सोच ही रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले के पास कंटेंट पहले से तैयार था, उसको पता था इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और उसके पास पहले से बना बनाया हुआ आंसर है, उसको याद है एग्ज़ैक्ट।
एग्जैक्ट कैसे याद है? जैसे आप 10वीं और 12वीं क्लास में आपने किया था कि आपको पता था कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये कंटेंट है, इसको पढ़ो, पूरा रट लो इसको और एग्जाम में जाके लिख दो। यही अप्रोच अपनाते यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम वाले। थोड़ी सी डिफरेंट होती है ये चीज़, लेकिन उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले क्या समझते हैं, अरे यूपीएससी को तो कोई नोट्स बना ही नहीं सकते, ऐसे नोट्स की पेपर में है। होता है ये काम, इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं। मैं आपको बताऊं तो क्या, रैंक 1 से लेके 100 तक जिनकी रैंक अच्छी है, 1 से लेकर 100 रैंक अच्छी, बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। तब में एक समानता मैंने जो देखी है, ठीक है, आप खुद देख सकते हो, वीडियोस देखो उनकी, उनके इंटरव्यूज सुनो और देखिए उनके इंटरव्यूज की घंटा इंटरव्यू का मैंने जो आउटपुट निकाला वो आपको 1 मिनट बता देता हूँ कि उनके पास रेडीमेड कंटेंट था। जिनकी भी 1 से लेके 100 रैंक के अंदर आई है, सभी में एक जो चीज समानता मैंने पाई, वो उनके पास था क्या, रेडीमेड कंटेंट, ठीक है। और आपके जो हिंदी मीडियम में भी अच्छी रैंक लेके आए थे जो 2021 में 18, उसके बाद तो इतनी अच्छी रैंक नहीं आई है। 18, 22 आई थी सुनील कुमार धनवंता सर की, ठीक है, रवि कुमार सर की आ गई थी। और टॉप 100 में जो भी आए हैं उनके पास रेडीमेड कंटेंट था। तो भले हिंदी मीडियम की बात हो या इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। अब आपको 100 रैंक के अंदर ये रैंक लाना है, अगर आपको 100 रैंक के अंदर अपनी रैंक लानी है तो आपको रेडीमेड कंटेंट बनाना ही होगा या तैयार करना ही होगा, ठीक है। अब आता हूं मैं आपको रेडीमेड कंटेंट लेके, आपको एग्जाम्पल के साइड बताऊंगा तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ GS3 का क्या, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये रहा मेरा क्या, GS3 का क्या सिलेबस रहा पूरा, ठीक है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि प्रगति, विकास, डेवलपमेंट, अब इसी में आता है वृद्धि, ठीक है, इसी में आता है विकास, ठीक है, और इसी में आता है सतत विकास, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वृद्धि और विकास में भी डिफरेंस होता है। कैसे कि वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक और विकास का मतलब होता है गुणात्मक। यानी अगर मेरे पास रुपए बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं पहले 10,000 रुपये कमाता था, अब मैं 20,000 कमाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरी जो हो रही है वो ग्रोथ हो रही है, मेरी वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। और अगर मैं बोलूँ कि मेरा आर्थिक विकास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो गुणवत्तापूर्ण जीवन था, अब मैं खाना अच्छा खाता हूँ, ठीक है, सुबह शाम में, मतलब प्रोटीन पौष्टिक वगैरह सब। मेरे पास एक गाड़ी आ गई है, ठीक है, जिससे मैं अपने ऑफिस वगैरह जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ। मेरे पास अब क्या, मैं पहले जो बस से सफर करता था वो मैंने करना बंद कर दिया। अब मेरे पास हर चीज, जैसे मेरे पास जो फोन था पहले 10,000 रुपये का था, अब मेरे पास आईफोन है, ठीक है। तो ये मेरा विकास भी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलो कॉन्सेप्ट तो हम बाद में समझ लेंगे। अब बात रही कि मान लीजिए मुझे टॉपिक बनाना है कौन सा, सतत विकास का। मुझे क्या बनाना है, रेडीमेड कंटेंट बनाना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करूंगा, बस बनाना आपको ही है, मैं बस आपको सिखा देता हूँ आज, ठीक है। और यही चीज आपको अप्लाई करनी है पूरे सिलेबस के पूरे टॉपिक्स पर, ठीक है। अब मैं लेके आ गया सतत विकास। अब मैंने सतत विकास टॉपिक को ही क्यों उठाया, क्योंकि अगर आप इसका देखोगे तो आप देखोगे कि हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सतत विकास को उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब सबसे पहले सतत विकास, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, सबसे पहले सिलेबस में देखो क्या लिखा हुआ है। अभी हमने सिलेबस देखा, उसमें सिर्फ विकास लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए खुद, मैंने क्या दिमाग लगाया, इसमें वृद्धि देखी हमने, इसमें विकास देखा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला डिफरेंस का, ठीक है। विकास कितने प्रकार के होते हैं, गुणात्मक, मात्रात्मक, और एक क्या, सतत विकास। एक होता है समावेशी विकास, ठीक है। और इसी में आ सकता है टॉपिक कौन सा, असमानता, लेकिन वो टॉपिक हमारा अलग है, उसको हम अलग ही पढ़ते हैं गरीबी के साथ, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग या मैं आप बोलूँ फ्रेमवर्किंग करनी है, ठीक है। तो आपको पहले फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फ्रेमवर्क कैसा, कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो एक तो मैंने दिमाग से बताया कि ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अभी अगर आप नए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछली क्लास में बताया था, PYQ। PYQ में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो कीवर्ड्स पूछे गए हैं, ठीक है, क्या पूछे गए हैं, कीवर्ड्स यानी शब्दावली जो पूछी गई है, जैसे कि सतत विकास पूछा गया है, समावेशी विकास पूछा गया है, असमानता पूछी गई है, सतत विकास में आपसे UNFCCC भी पूछा गया है, ब्रुकलिन आयोग के बारे में भी पूछा गया है। तो ये आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। तो जब मैं फ्रेमवर्क बनाऊंगा सिंपल पेज में, तो मैं इनको ये कीवर्ड्स वगैरह ये लिखते जाऊंगा, ठीक है, नोट डाउन करता जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, ये मेरा PYQ होगा। और अब मैं उठाऊंगा क्या, अपना जो नोट्स मैंने लास्ट बताया था कि किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लो जो कोचिंग आपको ठीक लगे, ठीक है, ये उठा लिया। लेकिन अब मैं और दिमाग लगाऊंगा कि मुझे इस टॉपिक में हर डायमेंशन चाहिए, तो ये तो हो गया पुरानी वाली,
सर ये तो आप पहले बताया था, वही चीज़ बताइए। हाँ, करना यही है, थोड़ा सा और डिफरेंट करना है इस चीज़ में, ठीक है। वो क्या करना है, जैसे कि मैंने इस चीज़ में निकाल ली कि मुझे इस टॉपिक्स में क्या-क्या पढ़ना है। मुझे इसमें एक अच्छी डेफिनिशन चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडीमेड कंटेंट में यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है। रेडीमेड कंटेंट में डिफरेंस ये हो जाता है, और आपके नोट्स में वो ये होता है कि अगर सतत विकास से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास इंट्रो बना बनाया हुआ होना चाहिए। तो सर अगर क्वेश्चन थोड़ा-सा घूम के आ गया तो? हाँ, इतनी तो आप में क्या स्किल आ जाती है आंसर लिखते-लिखते कि आप उसको थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो एग्ज़ैक्ट। लेकिन आपके पास डाटा, फैक्ट, फिगर पहले से तैयार हों। आप तैयार रखें पहले से फैक्ट। और इंट्रो में आपने देखा होगा कि आप क्या देखोगे, टॉपर्स कॉपी, ठीक है? अब ये नोट डाउन कीजिए कि टॉपर्स कॉपी में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा इंट्रो कैसे लिखते हैं। वो उसमें डाटा डालते हैं, उसमें फैक्ट डालते हैं, ठीक है? तो डाटा का यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करना वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं करते हैं जो टॉपर्स लिखते हैं। उनके पास डाटा पहले तैयार होता है, वो यही सोच के जाते हैं कि अगर सतत विकास से मेरे पास क्या आया, क्वेश्चन आया कोई सा भी, किसी भी टॉपिक में, तो मुझे ये डाटा उसमें जाके डालना ही है, ठीक है? मुझे इंट्रो में ये वाला डाटा लिखना है, ठीक है? तो क्या, और एक अच्छी सी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन डायरेक्ट पूछे तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो इस चीज़ की डेफिनेशन मुझे लिखना है, ठीक है? और मेरे पास एक कंक्लूज़न भी तैयार रहे, क्या? इसमें मेरे पास डाटा, फैक्ट और किसी समिति की सिफारिश। इंट्रो में और क्या लिख सकता हूँ मैं? इंट्रो में लिख सकता हूँ किसी अनुशंसा क्या? किसी समिति की, किसी संगठन की, किसी फेमस पर्सन ने किसी कोई चीज़ बोली हो, जैसे कि अगर पॉलिटी में टॉपिक आता है, कौन सा? पॉलिटी में क्वेश्चन आता है किससे? कि आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो सीधे डॉक्टर अम्बेडकर का, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा की क्या दी है, संज्ञा दी है, ठीक है? इसके बाद आपने इंट्रो यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे बेस्ट इंट्रो रहेगा और बेस्ट मार्क्स आएँगे। क्या आपको लगता है कि जो टॉपर्स जाते हैं और रियल एग्जाम में, रियल टाइम में सोच के लिखते हैं ये? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। रियल टाइम में वो लिख ही नहीं सकते। उनको खुद पता था ये चीज़, क्योंकि ये इम्पॉसिबल ही है रियल टाइम में सोचना और उसको लिखना, ठीक है? तो पहले से तैयार होता है कि मुझे पता है कि अगर आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो मुझे इंट्रो यहीं से स्टार्ट करना है। कहाँ से? कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 द्वारा दी गई, इसको संविधान की क्या दी गई है, आप आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है? 32 को, ठीक है? अब मुझे, जैसे मैंने आपको 32 बताया, ऐसे मुझे सतत विकास के लिए क्या चाहिए? एक इंट्रो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मुझे मेरे पास इंट्रो के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3 या 4 प्रकार के इंट्रो रखूँगा अपने पास, सतत विकास के लिए। एक रखूँगा मैं डाटा वेस्ट, ये लिखती जाइए हर चीज़ आप। डाटा वेस्ट, एक लिखूँगा मैं क्या, अपना क्या, डेफिनेशन। क्या लिखूँगा? डेफिनेशन, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ मैं क्या, परिभाषा, ठीक है? एक लिख सकता हूँ मैं क्या, किसी समिति की सिफारिश। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, सतत विकास की, यानी ये टॉपिक किसका, इकोनॉमी का। और इकोनॉमी में मैक्सिमम हमको किसका ऑप्शन होता है हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे का, यानी आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है? अब मुझे ये डाटा निकाल के लाने हैं, कहीं पे भी मिल जाएँगे, गूगल सर्च कर लो। जब मुझे पता है कि मुझे यही पढ़ना है, फिर तो और सिंपल हो गया ना काम अपना। पहले तो आपको पता नहीं था ना कि इंट्रो में क्या लिखना है। अब आपको ये 4 प्रकार से आप इंट्रो लिख सकते हो। डाटा बेस्ड, अब आपको डाटा कौन-सा चाहिए कि भारत सतत विकास में कहाँ पर स्थान रखना है। तो सतत विकास का क्या डाटा कैसे निकलेगा? क्योंकि एसडीजी, अब कुछ याद आया कि एसडीजी में हमारा स्थान कौन-सा है? अब की बार आपने सुना होगा 2025 में थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है? तो उसको आप एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान लिख दो और फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो मेन बॉडी में, ठीक है? फिर इंट्रो में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना, पक्का मिलेंगे। और 0 पॉइंट अगर 5 मार्क्स भी आप ऐसे बढ़ा पा रहे हो, ठीक है? आपके 4 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक है? 20-20 क्वेश्चन मान के चलते हैं, एक में 19 होते हैं। किसमें होते हैं 19? आपके जीएस 4 में, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है आपकी इसका मार्किंग सिस्टम, ठीक है? उसमें 10 मार्कर होते हैं, 15 मार्कर नहीं होते, 20 मार्कर होती है केस स्टडी, ठीक है? अब मान लीजिए जीएस 3 की बात करूँ मैं, तो 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चंस में आपने इंट्रो अच्छा लिखते-लिखते आपने क्या किया, 0.5 की बढ़ोतरी की है। आपके कितने अंक आते हैं? 30 अंक। 30 अंक का मतलब क्या होता है? 10 अंक पे क्या होता है, 50 से लेके 55 रैंक चेंज होती है। इस साल में आप क्या करोगे, इस साल की जो 98 रैंक है, उनके मार्क्स देखना आप। ये मैंने सिर्फ क्या किया है, देखो अगर इसी में होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी नहीं है इसमें, ठीक है?
मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता। अब 1 मिनट में आपको दिखाता ही हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ पूरा सामने से। क्योंकि देखिए हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड, बिल्कुल थोड़ा-सा रुकिए बस। जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी नहीं दिखा हुआ है वो, अभी दिखेगा, ठीक है? थोड़े टाइम में, 1 मिनट रुकिए बस। अब आपको दिखने लगी ये स्लाइड पूरी, ठीक है? अब मैं वापस आता हूँ इसी पर, ठीक है? मैं वापस आ जाता हूँ, हाँ, आ गई, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या, पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने आज तक जो भी चीज़ आपको पढ़ाई है, मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया था, मैं हर चीज़ की पीछे प्रूफ देता हूँ, आप सबको पता होगा, जो पुराने अभ्यर्थी होंगे, ठीक है? नए स्टूडेंट्स हैं तो एक चीज़ समझ जाओ, यूपीएससी हिंदी वर्ड्स पे आपको कभी भी ये फेंकती हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ भी फेंक दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है? जो बोलूँगा प्रूफ के साथ बोलूँगा, टॉपर्स के इंडिकेट के साथ बोलूँगा, ठीक है? अब मैं रैंक देखता हूँ इसमें क्या 94 रैंक देखो या कुछ भी रैंक देख लो, जैसे कि 98 रैंक देखता हूँ मैं। इनके मार्क्स आते हैं टोटल मिला के से 984, 984। ध्यान देना अब, 984 इसमें 10 अंक किसी अभ्यर्थी के कम हो जाते हैं, तो कितने मार्क्स आएँगे उसके? 974। और किसी के 974 नंबर आते हैं, तो ये नंबर है 974 किसके? नेलुरु साई तेजा, ठीक है? ये रैंक का नाम है, ठीक है? जिनकी भी ये रैंक है, नेलुरु काई तेजा। 98 जिसकी रैंक है उनका नाम क्या है? भारत दत्त तिवारी। इनके दोनों में मार्क्स में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 10 अंक का, लेकिन रैंक में अंतर कितने का है? 56 रैंक का, ठीक है? तो 10 अंक का मतलब होता है 56 रैंक। और ये जो पैमाना है ये बढ़ता जाता है, रैंक के साथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है? अब मैं आता हूँ वापस अपनी स्लाइड पर, ठीक है? ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि 0.5 का फायदा भी अगर आप ले रहे हो ना, मैं पेन चेंज करके बता देता हूँ आपको कि 0.5 का भी आप फायदा ले रहे हो, तो 60 क्वेश्चंस थे आपके, कितने? जीएस 1 2 3, इसको भी जोड़ लो तो 80 मान के चलो, थोड़ा सा एवरेज मान के, ठीक है? 80 में आपने, या केस हिस्ट्री छोड़ दो, 60 मान के लो, 80 कुछ ही मान लो आप, तो भी आप क्या करोगे? 60 में आपने 30 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिए, और 30 अंक यानी 13 मार्क्स, 30 अंक आपने क्या एक्स्ट्रा ले लिए, एज ले लिया दूसरे अभ्यर्थियों से। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? जहां आपकी रैंक जा रही थी 300, वो रैंक आपकी उठते हुए अंडर 100 आएगी। समझ में आ गया कितना डिफरेंस होता है? कि आप आईएएस से जाके सीधे कहाँ पे गिरते हो अगर मार्क्स कम रहते हैं। हिंदी मीडियम में सबसे डिफरेंस यही आता है कि हिंदी मीडियम वालों की रैंक टॉप 100 में क्यों नहीं आ पा रही है? यही कारण है। कैसे? कि उनकी रैंक दिखती है हमको 500, 600, 700, 800, 900। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि क्या पूरा खेल है किसका? रेडीमेड कंटेंट का, ठीक है? अब आईएएस से आप हो सकता है आईपीएस भी ना बन पाओ, सीधा सा क्या आईआरएस पाओ, ठीक है? तो यही गलतियां आज सुधार लीजिए, आपको आईआरएस से सीधा आईएएस में रैंक मिलेगा सीधे, ठीक है? तो 0.5 भी एक क्वेश्चन में निकालना बहुत ज्यादा डिफरेंस कर देता है हमारी रैंक में, ठीक है? और रैंक का निर्धारण कौन करता है? हमारी मेंस करता है, ठीक है? तो मेरे पास परिभाषा होना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए मेरे पास, क्या 3 या 4 प्रकार की मैं तैयार करूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आए शब्द विकास रिलेटेड, तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिख दूंगा थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये स्किल तो मैं सीख ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग करनी है, सीखनी है, यूपीएससी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम ज्वाइन कर लूंगा, या मुझे और कहीं किसी संस्थान का पसंद आएगा प्रोग्राम, वहां ज्वाइन कर लूंगा, वहां सीख लूंगा, ठीक है? मैं ये कभी नहीं बोलता कि सिर्फ आप हमारा जो कोर्स चलते हैं, पेड प्रोग्राम चलते हैं आंसर राइटिंग का, निबंध का, उनको ज्वाइन कीजिए, ठीक है? आपको उनसे बेस्ट कहीं मिलते हैं तो ले लीजिए, ठीक है? हमसे बेस्ट क्वालिटी और हमसे कम फीस में, हमसे बेस्ट क्वालिटी और हमसे कम फीस में कहीं मिल रहा हो ना, तो वहां से ले लीजिए, ठीक है? लेकिन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है पूरी, ठीक है? गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा ये चीज, ठीक है? इससे बेस्ट क्वालिटी और इससे कम फीस में, ठीक है? अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के बताऊँ। अब मैं देखूंगा कि जो सतत विकास है स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अब मैंने क्या होना है, अभी मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं कि मुझे नोट्स में क्या डालना है। अंतर्राष्ट्रीय पहल व समझौते, भारतीय नीतियां व कानून, पर्यावरणीय आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां, नैतिकवाद, दार्शनिक दृष्टिकोण। ये मैंने कीवर्ड्स कहाँ से लिए? पीवाईक्यू से। और मैंने खुद से क्या, अपने मन के अकॉर्डिंग थोड़ा माइंड से मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने क्या किया, इंटरलिंकिंग की सिलेबस में।
अब ये सिलेबस डिकोड करूंगा जब मैं आपसे क्लासेस में, तो मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको कि कैसे एक जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक करके यूपीएससी पूछता है। मैं उसमें आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, रियल यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब सामाजिक आयाम का मतलब क्या है इसका, सीधा सा सामाजिक है, मैं आयाम मैंने सीधा सा डाल लिया कि इसमें जीएस 1 का पार्ट है इंडियन सोसाइटी, जीएस 2 का पार्ट है आपका सामाजिक न्याय, तो सतत विकास को जीएस 3 का है, मैंने उसको लिंक करके किससे देखा, सामाजिक आयाम से। क्या गरीबी में सतत विकास आता नहीं है? बिल्कुल आता है। क्या शिक्षा में सतत विकास जरूरी होता है? बिल्कुल होता है। स्वास्थ्य में जरूरी है? बिल्कुल है। लैंगिक समानता में सतत विकास बिल्कुल होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन ये तो टॉपिक ही इसी का है, ठीक है। नैतिक अनुशासन दृष्टिकोण इसको भी देख सकते हैं हम, ठीक है। अब मुझे ऐसा नोट्स बनाना है, ठीक है। अब मैंने और भी थोड़े कीवर्ड्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मेरा कोई भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो इंट्रो में क्या लिख सकता हूँ, मैंने अपने पास डाटा इकट्ठे कर लिए। कैसे कर लिए? विद हेल्प ऑफ गूगल। गूगल पे तो सब डला हुआ है। और बाकी आपको इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना है। किसका? 25 का आपको कहाँ यूज करना है मेंस के पेपर में। जब 25 में किसका यूज करना, सॉरी 25 का 25 में करना है, 26 का इकोनॉमिक सर्वे जब आए तो मेंस 26 ना, 26 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आप यूज कर सकते हो। बाकी मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगा, पूरा मेंस वाइज दे दूंगा। प्रीलिम्स पास कर लो, मैं करके दे दूंगा पूरा काम आपको ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अपने डाटा में यहाँ से शेयर करते हुए कि दिसंबर 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 2022 के बीच जलवायु अनुकूलन पर खर्च जीडीपी का 3.7% से बढ़कर हो गया है। ये मेरे पास डाटा इकट्ठे हो गए हैं। क्या ये मैं सिर्फ इंट्रो में लिख पाऊंगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैंने इन डेटा हैं जो रिपोर्ट्स है मेरे पास, क्या इनका यूज मैं मेन बॉडी में नहीं कर सकता? आपके मन में जवाब होगा, क्यों नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, तो यही मेरा आंसर, बिल्कुल कर सकते हो। मेरे पास तो कंटेंट है, अब मेरे मन में है, अब मैं इन्हीं को रटता जाऊंगा। इन्हीं का मुझको इस रिवीजन करना है, मुझे इन्हीं को पढ़ना है बार बार। एक साल में जब ये पढ़ूंगा, एक साल का ये जो डाटा है मैं इसका रिवीजन करूंगा 10 या 15 बार, 20 बार, तो मुझे ये याद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ब्रूटलैंड आयोग ने क्या बोला था, ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद कर लूंगा, तैयार रखूंगा कि अगर क्या आया, क्वेश्चन आया सतत विकास से, तो हल्का छाप दूंगा इसको। मुझे सोचना भी नहीं पड़े, 0.1 माइक्रो सेकेंड भी नहीं सोचूंगा, और ये वाली डेफिनेशन से स्टार्ट कर दूंगा इंट्रो अपना, ठीक है। अब एक और चीज, आपने एक चीज सुनी होगी टॉपर्स के मुंह से कि, या उनके कॉपीज में देखा होगा कि उनके कॉपीज में फ्लो चार्ट्स, डाटा, फैक्ट फिगर और डायग्राम वगैरह बने होते हैं। तो क्या वो इंस्टेंट रियल टाइम में सोच के बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो जो आपको आंसर में बाहर लिख के आना है, रेडीमेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो आप आंसर में लिख के आओगे उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स तैयार करना है। तो क्या आपको फ्लोचार्ट डायग्राम अभी नोट्स में बनाने पड़ेंगे? हाँ, बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन। हमारा जो सेशन रहा करेंगे, हर बार जो क्लासेस रहा करेगी, वो रहा करेगी किसे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, जिससे क्या होता है आप इंगेज रहते हैं क्लासेस के साथ, ठीक है। अब एक चीज देखता हूं मैं आपसे सीधा सा बोलता हूं कि इस डाटा को आप मेन बॉडी में लिख सकते हो, सद विकास से क्वेश्चन आया, ठीक है। आप इसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दो, या मैं आपसे बोलता हूं आप लिखते जाओ तो ऐसे, साथ में अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो कैसे, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लाइन खींच दी ऐसे करके, यहाँ पे लिखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर 16, यहाँ से लिखते हुए फाइनेंशियल ईयर 22, पहले हमारा कितना था 3.7, और यहाँ से मैंने ऐसे ये थोड़ा सा चार्ट बनाते हुए ऐसे करके इसको कितना बता दिया 5.6। अब अगर आप एग्जामिनर हो तो आप इसमें ज्यादा मार्क्स दोगे या इसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स दोगे? कोई भी जो एग्जामिनर है वो डायग्राम को अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आंसर का प्रेजेंटेशन जो स्किल है, सॉरी जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये स्किल है वो आपको सीखनी पड़ेगी, और सीखना कुछ नहीं है, नोट्स में ही बना के रखो इनको, कि मुझे पता है सतत विकास से अगर क्या आया, सतत विकास से अगर कोई भी क्वेश्चन आया, तो ये वाला जो डायग्राम है वो मैं डाल के आ जाऊंगा उसमें, मुझे लिखना ही है। मुझे ये वाली डेफिनेशन याद है तो मैं लिख के ही आऊंगा। अब इतना भी नहीं करना है कि आपको जो चीज आपने पढ़ी है वो लिख के ही आना है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 70 से लेके 80% कंटेंट आपका वही यूज होता है। जो दिमाग वहां पर लगाते हैं वो आप दिमाग लगाते हैं कि किस कंटेंट को कहाँ डालना है, ठीक है। कंटेंट आपका सेम वही होता है। अब आपके पढ़ने में
पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस होने वाला है, अब आप समझ गए होंगे कि सभी पढ़ते हैं, अपना क्लास नोट्स उठाया, टॉपिक क्या है, लैंगिक समानता, पढ़ते गए पूरा, समस्याएं वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब जब पेपर आएगा तब आप सोचेंगे कि लैंगिक समानता से क्वेश्चन आ गया, लैंगिक सरोकार पूछा है, अब ये क्या हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा डेफिनेशन में, डेफिनेशन सोचने में 20 सेकंड लगा दिए, तो क्या आंसर लिख पाओगे आप? इंग्लिश मीडियम वाला आंसर में पूरा डेफिनेशन लिख के वो मेन बॉडी में लिखने को आ गया है और वो आपसे टाइम में आगे निकल गया है, वो खुश है और आपका माइंड ये चल रहा है, बुद्धि खराब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन में क्या लिखूं, डेटा लिखूं या डेफिनेशन लिखूं इंट्रो में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम, ठीक है। अब मैंने इंट्रो की बात कर ली, ऐसी आपको बॉडी पार्ट में कि अगर समस्याएं आई तो मैं किस किस डेटा को लिखूंगा और किस किस हेडिंग को लिखूंगा, ठीक है। तो बाकी ये तो मैंने तैयार करके दे दिया था आपको कि मुझे अगर लिखना है किसमें, पर्यावरणीय आयाम क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरणीय आयाम में आज भारत की स्थिति, ठीक है। तो भारत की स्थिति से रिलेटेड मैं 5 पॉइंट स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक और जनरल पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक होता है स्पेसिफिक पॉइंट, एक होता है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब होता है कि मैं आपसे बोलूं कि आप, अगर आप मुझसे पूछो कि मौलिक मौलिक अधिकारों के बारे में बताओ, तो मैं सीधा क्या लिख दूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये हो गया क्या, जनरल पॉइंट। अब मैं लिखूंगा भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये हो गया स्पेसिफिक। यानी स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब होता है उसमें डाटा, फैक्ट, कीवर्ड्स होते हैं, जिससे क्या होता है आपका आंसर होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में पहुंच जाता है। बाकी आप जनरल लिखते हो, आपके मार्क्स कभी भी ज्यादा आएंगे ही नहीं, 10 अंकों में से आपको मिनिमम 2 से लेके 3 अंक, बस इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे अगर जनरल पॉइंट हमेशा लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही भारत की स्थिति आज क्या है, किसमें, पर्यावरणीय आयाम में। तो मैं 5 पॉइंट स्पेसिफिक किसकी हेल्प से, मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी ले लो, अपना नोट्स उठा लो किसी भी कोचिंग का, और चैट जीपीटी देखिए, ये चीज याद रखिए, ज्यादा उस पर निर्भर मत होना, क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी जो पॉइंट बताता है वो स्पेसिफिक नहीं बताता, उसको इनपुट देना पड़ता है कि स्पेसिफिक पॉइंट बताना, विद एग्जाम्पल बताना, तब वो अच्छी क्या देगा आपको रिजल्ट। और ठीक है, और वो, लेकिन वो भी स्पेसिफिक आपको आंसर नहीं देता, ठीक है, तो आपको थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। बाकी आप यूज कर सकते हो इसका, किसी कोचिंग के नोट्स का, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी हेल्प लेना चाह रहे हो, अगर आप अच्छा कर पा रहे हो चैट जीपीटी से, तो ये कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, उसमें पता लग जाएगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। अब बारी आती है कि अब हमको क्या करना है, ऐसे डेटा को, अब मुझे कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में मुझे लिखना है, आप सबने सुना होगा कि भविष्योन्मुखी क्या लिखना पड़ता है हमको, कंक्लूजन लिखना पड़ता है कि हमको आगे की राह क्या अपना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम किसी समिति, किसी संस्था की क्या कर सकते हैं, अनुशंसा कर दें कि हम इसकी अनुशंसा का पालन कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी अनुशंसा का पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत भविष्य में सर्द विकास की ओर अग्रसर दिखाई दे, ठीक है। तो उस समिति का नाम और उसकी 1-2 अनुशंसा मैं याद करके रखूंगा कि इसकी ये वाली अनुशंसा याद ध्यान दी जानी चाहिए, जिससे भारत भविष्य में सर्द विकास की ओर अग्रसर हो। अब मुझे रटा रटाया हुआ मेरे पास है कंक्लूजन, अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा, जैसे मैंने सतत विकास का एक इंट्रो यहाँ पे तैयार किया हुआ है। हालांकि ये कंक्लूजन ये बड़ा है, सॉरी, कंक्लूजन ये बड़ा है, मुझे पता है। कंक्लूजन अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूंगा, हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.8% वार्षिक वृद्धि, गैर जीवाश्म ईंधन का 46.8% विद्युत उत्पादन में योगदान, ग्रामीण शहरी आय असमानता में कमी, इस बात के संकेत हैं कि नीतिगत प्रयास सही दिशा में है। आगे की राह में लोकल से ग्लोबल स्तर, वोकल फॉर लोकल, जिम्मेदारी खपत व उत्पादन, एसडीजी 12, जलवायु न्याय और समावेशी विकास को नीति निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा, ताकि विकास और स्थायित्व एक दूसरे के पूरक बन सकें। यहाँ से लेके आगे की राह, अब मैं इसको याद कर लूंगा, पूरी साल याद करूंगा मैं इसको, और 26 में जैसे मौका मिलेगा ना, सर्द विकास से अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको छाप दूंगा पूरा प्रिंट करके। अब मुझे पेपर में जाके सोचना ही नहीं है। तो जो सोचने की प्रोसेस है ना आपकी, कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाते 3 घंटे में, यही कारण है कि आपके पास कंटेंट तैयार है ही नहीं, आपको सोचना पड़ रहा है। और डिफरेंस क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला पेपर में जाके सोचता ही नहीं है, उसको पता है कि मुझे क्या लिखना है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है। हालांकि एक्सेप्शन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से आ जाएं, तो जो टाइम आपने इसमें बचाया है
हल्का रट के जो बचाया है उसको आप उस टाइम को आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आपका क्या, रेडीमेड कंटेंट। यानी आपके पास पहले से इंट्रो तैयार हैं 2 से 3 प्रकार के, आपके पास कंक्लूजन तैयार हैं 2 से 3 प्रकार के, और मेन बॉडी में आपने सभी आयाम तैयार पहले से किए हैं, ठीक है। अब आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है और किसकी हेल्प लेनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप करंट अफेयर से डेटा फैक्ट फिगर निकालिए और इकोनॉमिक सर्वे से। मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था द हिंदू का, ठीक है। मैंने आपको कितने सारे पॉइंट्स बताए थे। देखो, अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया, लैंगिक असमानता से आ गया, गर्भावस्था का वायु गुणवत्ता का प्रभाव किस पर, गर्भावस्था पर, इससे क्वेश्चन आया, तो न्यूज़पेपर में डायरेक्ट पॉइंट दिए होते हैं। देखो ये है पॉइंट, वो भी स्पेसिफिक विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। अब इसी रेडीमेड नोट्स को शॉर्ट कैसे करना है। शॉर्ट यानी आपका जो नोट्स हो जाता है ना, आपका 200 से लेकर 250 पेज का, अब 200 से 250 पेज की जो आपका जो नोट्स है उसको 60 से लेकर 70 पेज में कैसे करना है। जैसे कि आपने सुना होगा मुल्ता बंसल, जो इस बार की ऑल इंडिया रैंक जिनकी बहुत अच्छी रही है, टॉप 100 के अंदर है। मे बी मुझे अभी एग्जैक्ट ऑल इंडिया रैंक उनकी याद नहीं है, लेकिन 35 या 45 के आसपास है, यानी बहुत अच्छी रैंक मानी जा सकती है, ठीक है। और वो है भी मेरे रैंक, ठीक है। तो उनके जो नोट्स थे वो GS3 के सिर्फ 70 से सिर्फ 80 पेज में ही थे, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट कर देना है। जितनी जल्दी कमेंट आप करो और जितनी ज्यादा करोगे ना, उतनी जल्दी क्लासेस लाऊंगा मैं, ठीक है आपको। और ठीक है, और आपको सिलेबस डिकोड की क्लासेस भी जल्दी से जल्द आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस रेडीमेड नोट्स को भी क्या, अभी आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, इसको भी शॉर्ट कैसे करना है कि पेपर से एक दिन पहले पूरी रात में आप उसका रिवाइज कर सको। मान लो किसी के पास हो 300 इससे लेके 400 पेज का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और किसी के पास हो 70 पेज का, तो किसको याद रखना आसान होगा। तो 70 पेज को याद रखना आसान होगा, रिवीजन मल्टीपल बार होगा, ठीक है, मल्टीपल होगा, और हर बार कर लेंगे आप, ठीक है। और इसका क्या होगा, आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा कि कम कंटेंट पढ़ा और ज्यादा आउटपुट निकाल दिया हमने, ठीक है। आपने टॉवर्ड्स के मुंह से सुना होगा कि लिमिटेड कंटेंट, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि कम पढ़ो, पढ़ते तो वो पूरा है, उसमें से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हुए वो अपना नोट्स शॉर्ट बनाते हैं। फिर वही जो उनने जो इनपुट लिया था उसको शॉर्ट करके उन्होंने रिवीजन किया इसका, और उसका मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको वीडियो चाहिए जल्दी से कि शॉर्ट नोट्स की सर वीडियो जल्दी लाओ, तो आपको सिर्फ कमेंट कर देना है शॉर्ट नोट्स की नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, शॉर्ट नोट्स नेक्स्ट क्लास, बस इतना लिख दीजिए। जितनी जल्दी आपके कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अपकमिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। यकीन मानिए पूरा दिसंबर तक ऐसा कंप्लीट करवा के दूंगा आपको सिलेबस कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया ना, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो हम करेंगे ही अलग कि हमारा बैच भी आने वाला है, ठीक है, जल्दी, और वो गारंटी बैच होगा, ठीक है। उसकी विशेषता मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, स्पेसिफिक प्रीलिम्स की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। तो प्रीलिम्स जैसे आपका निकलता है ना, तो मेंस में गारंटेड सिलेक्शन होगा इस चीज़ से, सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। ना हो ना सिलेक्शन प्रीलिम्स पास होने के बाद भी, ठीक है। आगे सिर्फ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पूरी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, पूरी जो क्लासेस हैं पूरी डिलीट कर दूंगा, पूरी यूट्यूब से हटा दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तब आप मुझसे बोल सकते हैं, वरना ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर तो आप मुझसे बोल नहीं सकते, ठीक है। फिर आप भटकते रहिए, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के झांसे में आते जाइए, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शॉर्ट नोट्स क्लास में। लेकिन आपके जितनी जल्दी कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आपको क्लास लेके साथ में आपको आपके सामने देखूंगा, ठीक है। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शॉर्ट नोट्स की क्लास में।